हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं नवीन आपका स्वागत करता हूँ अपने इस न्यू सेशन में। हम लोगों ने फर्स्ट सेशन चतरा के बारे में देख लिया है। आज देखेंगे हजारीबाग के बारे में। किस बारे में? तो हजारीबाग जिले के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं जो झारखंड में होते हैं। और हजारीबाग से मान के चलिए ना कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर झारखंड के एग्जामिनेशन में आपको पूछ ही देगा। जैसे अभी आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ता का होने वाला है, फिर आपका जे टेट का एग्जाम होने वाला है। कब लेगा सरकार पता नहीं, लेकिन होने वाला है एग्जाम, तो आपको अपना तैयारी रखना भी होगा। मैं भी इन सारी चीजों का एग्जाम दूंगा, इसीलिए मैं पढ़ भी रहा हूँ और साथ साथ जो भी मुझे जानकारी है वो शेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग हजारीबाग के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, पूरब में कौन कौन सा क्षेत्र है? तो ये है गिरिडीह, ये है बोकारो। बोकारो में पूरब में है गिरिडीह और बोकारो। पश्चिम में आपका होता है चतरा और इधर है पलामू। और उसके बाद उत्तर में आपका है कोडरमा। उत्तर में है आपका कोडरमा और यहीं से सटा हुआ है आपका जिला एक गया, जो कि बिहार का जिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका है एक रामगढ़। रामगढ़ जिला जो है सो हजारीबाग से ही अलग हुआ है। तो आपका इसका दक्षिण में क्या है? तो रामगढ़ जिला है। ठीक है, रामगढ़ से ही होके हम लोग कहाँ जाते हैं? तो रांची जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हजारीबाग के बारे में हम लोग कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि हजारीबाग झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत शहर है। हजारीबाग एक्चुअल में खूबसूरत है, यहाँ की हरियाली देखने योग्य है। यह अपने खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन और खनिज बहुत ही ज्यादा है। चाहे वो आप कोयला कह लो या अभ्रक कह लो या लोहा कह लो, ये सारी की सारी चीजें यहाँ से निकलती है और बहुत ही बड़े पैमाने पे निकलती है। आप कोयला के बारे में मान के चलो, कुछ बड़का गांव का एरिया है, वहां से तो इतना ज्यादा कोयला निकलता है कि वो पूरे देश में जाता है और उससे बिजली बनती है। चलिए, नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी हजारीबाग की, वो हम लोग देख लेते हैं। तो हजारीबाग नाम का अर्थ है हजार बागों की भूमि। आप सभी को पता है कि नॉर्मल सा चीज है कि हजार बागों की भूमि हजारीबाग को कहा जाता है, लेकिन सर जॉन हॉल्टन के अनुसार हजारीबाग का नाम ओकनी और हजारी नामक ये दो छोटे गांव थे यहाँ से लिया गया है, जिसका पुराना नाम क्या आप कह सकते हैं? तो यह था ओकुन हजारी। किसके अनुसार? जॉन हॉल्टन के अनुसार। लेकिन अभी वर्तमान में क्या नाम है? तो हजारी बाग, जो कि बहुत ही खूबसूरत नाम है। उसके बाद चलिए इसके प्राचीन काल के हम लोग बारे में जानते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग इतिहास, हम लोग चतरा के भी बारे में जाने थे, तो हजारीबाग के में भी जान लेते हैं। जो भी थोड़ा संक्षिप्त इतिहास हो सकता है वो जानने का कोशिश करते हैं। महाभारत काल में पौंड्र, पौंडरिक एवं कर्कखंड इत्यादि किकिट प्रदेश घोषित था। अब देखिए किकिट प्रदेश यहाँ पे आपको दिया कि किकिट प्रदेश क्या होता है। तो देखिए ये जो नाम है ना किकिट प्रदेश, ये आपका झारखंड का नाम है। ये किसका नाम है? तो झारखंड का नाम है। जब महाभारत चल रहा था ना, महाभारत मतलब बहुत ही पुराने टाइम में, तो झारखंड को किकिट प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद कर्कखंड भी झारखंड का नाम है, पौंडरिक भी नाम है, ये सारे के सारे नाम झारखंड के हैं। ठीक है, तो किकिट प्रदेश हजारीबाग का एक अंग था। तो हजारीबाग क्या है? तो किकिट प्रदेश का एक अंग है। ठीक है, चलिए अखंड हजारीबाग के वर्तमान वर्तमान में जो गिरिडीह जिला है, क्षेत्र ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पहाड़ी सरमेद शिखर। अब देखिए यहाँ पे जो गिरिडीह है ना, गिरिडीह में अभी तो अलग हो गया गिरिडीह जिला, लेकिन जब हजारीबाग में वो था तो उस समय सम्मेद शिखर जो पारसनाथ है, जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या है? सबसे ऊंची चोटी है आपका झारखंड का। तो वहां पे आए थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध उरुवेला से बोधि प्राप्त करने के पूर्व हजारीबाग के वन क्षेत्र में भ्रमण किया था। यहाँ पे जो वन क्षेत्र था, वो महात्मा बुद्ध जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना बोध गया में, तो वो आए थे कहाँ? हजारीबाग पैदल चल के। पहले तो पैदल ही आदमी चल के आता था। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद यहाँ पे बैठ के उन्होंने क्या की? तो तपस्या की। इसके प्रतीक के रूप में हजारीबाग का सीतागढ़ पहाड़ी, सीतागढ़ पहाड़ी से आपको बौद्ध धर्म का बहुत सारा चीज मिला है। उसके बाद बुढ़वा महादेव, इटखोरी, चतरा, यहाँ से भी बौद्ध धर्म का अवशेष मिला है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि हजारीबाग में बौद्ध धर्म का भी कुछ कुछ महत्व था। जिससे देखिए ये सब सारी चीजें कहाँ पे पाई गई? तो सीतागढ़ पहाड़ के आसपास में पाई गई है और कहीं कहीं खुदाई और हुई थी, तो वहां से बौद्ध धर्म का अवशेष मिला है। ये है आपका पद्मा का किला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या मिला है। तो अनुमानित शैल चित्र, देखिए शैल चित्र मतलब क्या होता है पता है?
शैल चित्र मतलब होता है कि आप एक पत्थर लीजिए या तो कहीं गुफा में चले जाइए, पत्थर मत लीजिए। आप कहीं मान के चलिए गुफा में चले जाइए और वहाँ पे पत्थर पर कुछ खोद-खोद के लिखा हुआ रहता है। खोद-खोद के लिखा हुआ रहता है, उसी को शैल चित्र कहते हैं। अभी के समय में मान के चलिए ना कि कहीं पे विधायक वगैरह कुछ पुल का उद्घाटन करता है ना, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि संगमरमर का एक काला प्लेट में बहुत कुछ लिखा रहता है कि विधायक का ये नाम है, उन्होंने इसका ये इस टाइम में उद्घाटन किया, इतने तारीख को। तो ऐसा ही कुछ था शैल चित्र। शैल चित्र पर भी लोग खोद-खोद के लिखते थे। पास के ही एक बादम गाँव है। कहाँ पे? बादम में 1642 ईस्वी में एक निर्मित किला है। बादम में भी एक निर्मित किला है, बादम का किला। 17वीं शताब्दी में भगवान शिव के 4 मंदिर हैं। 17वीं शताब्दी के भगवान शिव के 4 मंदिर हैं। बरकट्ठा में एक मंदिर का खंडहर मिला है। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ देता है एग्ज़ामिनेशन में। तो बरकट्ठा में एक मंदिर का खंडहर मिला है। मंदिर के अंदर 5 नक्काशीदार कलाकृतियाँ मिली है। बांदा में पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ियाँ मिली है, उसके बाद रामगढ़ के दामोदर घाटी के किनारे प्रारंभिक पाषाण काल के बहुत सारे औज़ार मिले। बाकी नरसिंह देव मंदिर, पंच मंदिर, बुढ़वा मंदिर ये सभी प्राचीन काल से रिलेटेड हैं। इन लोग आधुनिक काल का मंदिर नहीं है, कुछ ना कुछ इन लोग का रिलेटेड है प्राचीन काल से, ठीक है? और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए ना, आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो ये फ्री है, ठीक है? आप मेरे व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूँगा, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? चलिए, मुस्लिम काल में हज़ारीबाग और झारखंड पर पूर्णतया आधिपत्य का कोई प्रमाण नहीं है। देखिए यहाँ पे मुस्लिम काल जो है ना सो ना के बराबर हुआ था। मान के चलिए कि उस टाइम जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो दिल्ली सल्तनत के भी टाइम में हज़ारीबाग और झारखंड में किसी भी प्रकार का कोई आधिपत्य का साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जब अकबर आया था ये आपका 1556 में तो कुछ कुछ साक्ष्य उसका मिलता है। तो अकबर के समय में झारखंड सूबे का अंग बना था। अकबर जो है सो झारखंड को अपना अंग बनाया था। यह क्षेत्र 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र घोषित हो गया। मतलब देखिए अकबर जब मर गया, इसका मृत्यु जब हो गया 1605 ईस्वी में, तो झारखंड के लोगों ने यहाँ खुद अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। क्योंकि ये कभी मुगल काल के आधिपत्य में था ही नहीं। लेकिन इब्राहिम खान ने छोटा नागपुर के 46वें राजा दुर्जन साल को परास्त किया। 1632 में पटना के गवर्नर को छोटा नागपुर जागीर दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि इब्राहिम खान जो था वो जो 46वें राजा थे, छोटा देखिए झारखंड जो है से पहले छोटा नागपुर ही था। अब उसके जो 46वें राजा थे, राजा दुर्जन साल, उसको इब्राहिम खान ने परास्त कर दिया था और उसके बाद 1632 के बाद अपने मतलब क्षेत्र में उसको मिला लिया था हजारीबाग को, ठीक है? मतलब थोड़ा बहुत रहा है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम काल के दौरान जिले में मुख्य रियासतें थी कुंदा, आपका कुंदा जो था चतरा का, चाई चंपा और खड़क डिहा, ये सभी रियासतें थी। चलिए अब हम लोग यहाँ से एकदम इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि आखिर हजारीबाग का निर्माण कैसे हुआ, हजारीबाग जिला कैसे बना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 के बीच में हुआ था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसके नायक कौन-कौन थे, तो सबसे पहले थे सिंदराय सिंदराय मानकी। कौन थे? सिंदराय मानकी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपके थे बिंदराय मानकी। कौन थे? बिंदराय मानकी। और एक और आपका थे जो कि एग्जामिनेशन में उनका नाम बहुत ही ज़्यादा पूछता है। वो है आपका सुरगा मुंडा। क्या है? तो सुरगा मुंडा। ये सभी के सभी क्या चीज़ से जुड़े हुए हैं? तो कोल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। और यही कोल विद्रोह हुआ हज़ारीबाग में, जिसके वजह से हज़ारीबाग क्या बना? ज़िला बना। उसके पहले हज़ारीबाग जिला नहीं था। तो चलिए देखते हैं कहानी क्या हुआ कि 1831 में कोल विद्रोह हुआ, आपको बताया। हज़ारीबाग के अधिकारी सतर्क हो गए। अब कोल विद्रोह हुआ तो भाई बहुत सारा यहाँ पे भी कुछ-कुछ हुआ होगा, युद्ध टाइप से पूरा बन गया होगा सिचुएशन। तो हजारीबाग के जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, वो एकदम सतर्क हो गए। 1833 में रामगढ़, खड़गदिहा, दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी को मिलाकर हजारीबाग को प्रशासनिक मुख्यालय बनाया गया। यहीं से शुरुआत हुआ हजारीबाग जिला बनने का, जो भी हिस्ट्री है वो, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? तो 1834 ईस्वी में रामगढ़ का प्रशासनिक मुख्यालय चतरा से हटाकर हजारीबाग कर दिया गया। पहले प्रशासनिक मुख्यालय क्या था? तो चतरा था, ठीक है? और उसके बाद क्या कर दिया गया? तो हजारीबाग कर दिया गया। इसी वर्ष उपायुक्त पद भी सृजित हुआ। उपायुक्त मतलब क्या होता है? तो डीसी। डीसी का पद इसी वर्ष यहाँ पे सृजित हुआ।
हजारीबाग में 1869 से पहले तक सैनिक छावनी बनी हुई थी। हजारीबाग में 1869 से पहले यहाँ पे लोग सिर्फ सैनिक रहते थे, ठीक है। यह शहर 1790 में एक छावनी बन गया जो 1884 तक चला। इसके परिणाम स्वरूप एक नियोजित पुराना शहर बसाया गया, मतलब हजारीबाग को एक पुराना शहर के टाइप पर बसाया गया, जिसे अब बौड़म बाजार के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी भी उपस्थित है हजारीबाग में बौड़म बाजार। कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किए जाने के लिए हजारीबाग सेंट्रल जेल बना और वो हमेशा उग्रवादियों के मतलब निशाने पर रहता था। हजारीबाग सेंट्रल जेल कब बना था? तो अंग्रेजों के समय में ही बना था। क्यों बना था? क्या मान के चलिए कि जो चतरा है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद मान के चलिए कि जो भी इधर का अपना एरिया था, उधर से जो भी एक मतलब कहिए कि जो भी गलत काम करता था उस समय, उनको कैद करने के लिए हजारीबाग सेंट्रल जेल का निर्माण किया गया था। उसके बाद चलिए हजारीबाग और 1857 का गदर। 1857 जो एकदम मतलब क्या उसको कह सकते हैं, 1857 की लड़ाई जो हुई थी हमारे भारत में, उस समय हजारीबाग में क्या-क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन ने 31 जुलाई 1857 की शाम को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। देखिए वहां पे क्या किया था? तो मेरठ में किया था। पूरा इंडिया के स्तर पर लिया जाए तो सबसे पहले कहाँ किया था? तो मेरठ में किया था। और हजारीबाग में कहाँ किया था? तो रामगढ़ में किया था। क्योंकि देखिए रामगढ़ है ना, तो रामगढ़ में सैनिक उपलब्ध थे। उस समय सैनिक रामगढ़ में रहते थे, तो वहां के जो सैनिक थे, भाई सैनिक तो इंडियंस ही थे, तो वहां के जो रामगढ़ बटालियन है ना, उन्होंने 31 जुलाई 1857 की शाम को यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया, मतलब वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने लगे। कैप्टन सिम्पाशन को अपने नौकर के द्वारा इसकी भनक लग चुकी थी। कैप्टन सिम्पासन का जो नौकर था उसको भनक लग चुका था कि हजारीबाग में रामगढ़ में जो वहां की बटालियन है उसने विरोध कर दिया है। इस विद्रोह की खबर रांची के कैप्टन डाल्टन को मिली। उन्होंने तुरंत रामगढ़ लाइट इन्फैंट्री की एक टुकड़ी, घुड़सवार और 2 बंदूक के साथ लेफ्टिनेंट ग्राहक को हजारीबाग भेजा। अब देखिए यहाँ पे मेन था आपका रांची। रांची है सो मेन जगह था आपका, तो वहां पर उसको भनक पता चला अंग्रेजों को, तो उन लोग तुरंत क्या किया कि एगो टुकड़ी लिया, मतलब 30-40 सैनिकों का टुकड़ी लिया होगा, और उसके बाद है सो 2 बंदूक के साथ उन लोगों को भेज दिया हजारीबाग कि तुम लोग जाओ हजारीबाग और वहां पे जो भी लोग विद्रोह कर रहे हैं उनको मतलब दबा दो या तो उनको गिरफ्तार करके लेके आओ। रास्ते में उनके साथ फौजी ने भी बगावत कर दी। अब देखिए यहाँ पे कहा हुआ कि रास्ते में जो रांची से फौजी लोग आ रहे थे ना, उन्होंने भी बगावत करी। अब चूंकि वो सब भी तो इंडियंस थे ना, तो उन लोग भी आके आते में बगावत कर दिया कि नहीं अंग्रेजों वापस जाओ। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि हजारीबाग में स्वाधीनता आंदोलन, जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन हुआ, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने का, मतलब इंडिया को स्वतंत्र कराने का जो भी यहाँ पे हुआ सब कुछ यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। 1859 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में हजारीबाग की भूमिका नगण्य रही। अब देखिए 1859 मतलब 1857 तक तो यहाँ के लोग थोड़ा-थोड़ा मतलब जागरूक थे। फिर 1859 आया और वहां से लेके 1912 तक मतलब कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। 1912 तक यहाँ के लोग मतलब कुछ भी नहीं किए, ठीक है। इसका कारण शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और यातायात के अभाव के कारण हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार वैसा था नहीं। यहाँ पे कोई वैसा राजनीतिक आदमी था नहीं कि जो कह सकता है कि नहीं अपने देश के लिए लड़ो, अपने देश को आजाद कराओ। अब प्लस में यातायात का भी सुविधा नहीं था। मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि ना रोड ना रास्ता, तो क्या यातायात का सुविधा रहेगा। और ऊपर से जो झारखंड है आपका, वो एकदम वन से भरा हुआ प्रदेश है। मतलब जहां देखो वहां जंगल, जहां देखो वहां शेर भालू, ये वो, तो कौन है सो अपना दिमाग खपाएगा। तो वही चीज हुआ कि 1912 तक यहाँ के लोगों को एक जरा सा भनक भी नहीं पड़ा और यहाँ के लोग उतना उग्र हुए भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, 13 सितंबर 1918 ईस्वी को संत कोलंबा के एक छात्र राम विनोद सिंह, इन पे बहुत सारा क्वेश्चन झारखंड में बनता है। इनको कहा जाता है झारखंड का जतिन बाग। झारखंड का जतिन बाग, तो ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके संत कोलंबा कॉलेज के, जिनका नाम था राम विनोद सिंह। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। शहर वासियों ने गिरफ्तारी का विरोध किया। 1920 में हजारीबाग में स्वाधीनता आंदोलन की गति बढ़ी।
अब 1920 जब आने लगा ना धीरे-धीरे तो स्वाधीनता मतलब अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन था, उसका गति बढ़ गया। अब मान के चलिए आप लोग एक जगह एक बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी हम लोग देखते हैं ना कि हज़ारीबाग स्टूडेंट हब बन चुका है, वो आज नहीं बना है, वो बहुत समय पहले से बना हुआ था। तभी तो आप सोच सकते हैं 1918 ईस्वी में जब संत कोलंबस कॉलेज यहाँ खुला था, तो वहाँ के भी छात्र इतने उग्र थे कि मतलब समझ सकते हो कि मतलब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब यहाँ पे भी स्वाधीनता का लौ जला हुआ था। कृष्ण वल्लभ सहाय और बजरंग सहाय ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का दामन थामा। महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी विद्यालय को छोड़ने का आह्वान किया। अब देखिए सरकारी विद्यालय को छोड़ने का आह्वान किया तो आप लोग समझिएगा सरकारी विद्यालय काहे छोड़ रहा है भाई? तो उस समय सरकार किसकी थी? तो अंग्रेजों की थी। तो सरकारी विद्यालय भी किसके थे? तो अंग्रेजों के थे। तो सभी ने क्या किया? सरकारी विद्यालय को छोड़ दिया। मार्च 1921 में चतरा, हजारीबाग और राजधनवार में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई इसमें जो इंडियन स्कूल थे, इंडिया के लोगों के द्वारा स्थापना किया गया। कहाँ? चतरा, हजारीबाग और राजधनवार में स्थापना की गई। 1921 ईस्वी के प्रारंभ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हजारीबाग आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोगों ने इसको एकदम याद करना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब झारखंड में होता है ना एग्जामिनेशन तो वहां पे पूछता है कि हजारीबाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब आए थे? तो 1921 में आए थे। हजारीबाग में तब स्थानीय पंचायतों की स्थापना की गई। स्थानीय मुकदमों का विस्तार किया जा सके। बिहारी छात्रों का 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को 1921 को हजारीबाग में 16वां अधिवेशन हुआ था। अब देखिए क्या था कि उस समय झारखंड तो था नहीं, था बिहार ही। तो वहाँ के छात्र जो संगठन था, बिहारी छात्रों का संगठन, उसका 16वां अधिवेशन भी कहाँ हुआ था? तो वो हजारीबाग में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरला देवी ने की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा, चाहे वो जेसीसी का एग्जाम हो या जेपीएससी का एग्जाम हो कि सरला देवी ने किस चीज की अध्यक्षता की थी। या तो प्रश्न ऐसे पूछता है कि जो ये 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में हजारीबाग में बिहारी छात्रों का, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो वो आपका सरला देवी ने किया था। 16 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के साथ पूरे देश के में हजारीबाग में भी काफ़ी गतिविधियाँ बढ़ गई। अब देखिए अब धीरे-धीरे क्या हुआ ना कि यहाँ के लोग भी पढ़ने-लिखने लगे, यातायात धीरे-धीरे ठीक होने लगा, पेपर्स वगैरह आने लगे। तो जब 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया ना, तो हजारीबाग के लोगों को भी ये बात पता चली कि नहीं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वो लोग भी थोड़ा उग्र हो गए, पूरा आंदोलन वगैरह करने लगे हजारीबाग में भी। साइमन कमीशन का भी बहिष्कार हजारीबाग में हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं कि जो साइमन कमीशन जो आया था उसका भी बहिष्कार हजारीबाग में हुआ था, ठीक है? 1990 में हजारीबाग में साइमन कमीशन का भी बहिष्कार हुआ था। महात्मा गांधी ने 6 मार्च 1900 रॉलेट एक्ट का भी बहिष्कार ज़रूर हुआ होगा, ऐसा नहीं है। देखिए 1921 से मतलब मान के चलिए 1920 से यहाँ पे लोगों ने एथी हो करना स्टार्ट कर दिया था ना, तो रॉलेट एक्ट का भी यहाँ पे बहिष्कार हुआ होगा। 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह में हजारीबाग के कांग्रेसी कार्यकर्ता ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया था। 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी ने किया था, नमक कानून तोड़ा था, उसमें भी यहाँ के भी लोगों ने भाग लिया था। और कहाँ पे जाके नमक बनाया था? थोड़ा-सा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो जो आपका छठ तालाब है अभी वर्तमान में, छठ तालाब है, वहाँ पे जाके सबसे पहले नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था हजारीबाग के लोगों ने। उसके बाद चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान क्या-क्या हुआ था? तो हजारीबाग में भी व्यापक हड़ताल हुआ था। कई स्वतंत्रता सेनानी गिरफ्तार कर लिए गए थे। 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी, ये एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है हजारीबाग के लिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इनका नाम पूछना एकदम डन है, आप इतना मान के चलिए कि सरस्वती देवी के नेतृत्व में संत कोलंबा कॉलेज के छात्रों ने राष्ट्रीय झंडे के साथ प्रदर्शन किया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो संत कोलंबा कॉलेज ही था, ठीक है? तो यहाँ के छात्रों ने एकदम बढ़-चढ़ के भाग लिया। जैसे आज भी कोई आंदोलन होता है ना, आज भी कोई आंदोलन होता है जिसमें सरकार को हमको मतलब सरकार के विरुद्ध में करना होता है, जिसमें सबसे आगे रहता है हजारीबाग। हजारीबाग आज ही आगे नहीं हुआ है, हजारीबाग समझिए कि अंग्रेजों के टाइम से ही इतना आगे है आंदोलन करने में जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि आज के डेट में से ही यहाँ आंदोलन होना स्टार्ट हुआ है। तो राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय झंडा कौन? तो आपका
तिरंगा झंडा, ठीक है? इसका प्रदर्शन किया। नवाबगंज मोहल्ले में छात्रों की बैठक हुई। नवाबगंज मोहल्ला कौन था? जिसको अभी आप बोलते हैं डॉक्टर गली। क्या बोलते हैं? डॉक्टर गली में छात्रों का बैठक हुआ। कांग्रेस मैदान में लगातार बैठक होती रही। कांग्रेस मैदान आपका कहाँ है? तो कांग्रेस मैदान आपका है जो ये गली आपका गया है ना, मान के चलिए कि जो सब्जी मंडी वाला गली है, सब्जी मंडी वाला उधर ही आगे जाके कांग्रेस मैदान, अभी कांग्रेस का वहीं पे ऑफिस भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जयप्रकाश का पलायन। अब देखिए ये कौन है? जयप्रकाश जो हुए थे उनका पलायन, मतलब वो जो जेल तोड़ के भागे थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण मतलब जेपी नारायण, योगेंद्र शुक्ला, रामानंदन मिश्रा, गुलाबी गुप्ता, सूर्यनारायण सिंह और शालिग्राम सिंह। ये गुलाबी गुप्ता का नाम कहीं-कहीं पे गुलाबी सोनार भी लिखता है, ठीक है? लेकिन वो गुलाबी गुप्ता थे, गुलाबी सोनार भी कहीं-कहीं पे लिखता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हजारीबाग केंद्रीय कारा से पलायन कर गया, मतलब वहाँ से भाग गए थे। जो हजारीबाग जेल अभी वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं ना, वहाँ से ये सभी लोग भाग गए थे। और कौन से दिन में भागे थे? तो ये भागे थे आपका दीपावली के दिन में। कौन-सा दिन में? तो दीपावली के दिन में ये लोग वहाँ से भागे थे, ठीक है? जेल से पलायन के आरोप में शक पर राम नारायण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह को भागलपुर जेल भेज दिया गया। नवंबर 1942 ईस्वी में करीब हजारीबाग में आंदोलन की तीव्रता बढ़ गई। 662 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 205 लोगों को सजा हो गई। देखिए जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आप ये सब सारी चीजें हजारीबाग जो है ना, हजारीबाग बहुत ही मतलब एक तरह से समझिए कि इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा करता है पूरा झारखंड में। तो हजारीबाग के बारे में जानना आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद चलिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो 1944 में महात्मा गांधी जेल से छोड़ दिए गए, ठीक है? जेल से मतलब 1944 में महात्मा गांधी को जेल से निकाल दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने नए सिरे से समझौता शुरू किया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश को आज़ादी दे देगी। हजारीबाग में भी तब प्रभात फेरी निकली थी। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा लोग नेता था ना, तो जब देश पूरा आज़ाद हो गया 1947 में, तो हजारीबाग में भी क्या निकली? तो प्रभात फेरी निकली। मतलब पूरा जिस तरह से अभी हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रभात फेरी निकालते हैं, वैसा ही हजारीबाग में भी निकली थी, ठीक है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान हजारीबाग कई अंग्रेजों का निवास स्थान था। आप लोगों को पता है ना कि यहाँ का झील भी जो है, झील का आसपास का जितना एरिया है, वो अंग्रेजों के द्वारा ही बसाया गया था। क्योंकि जो हजारीबाग का मौसम है, हजारीबाग का मौसम वो इतना सुहाना है कि आप कह नहीं सकते। आप अभी भी रहते होंगे तो देखते होंगे ना कि पूरा झारखंड में 1 से 2 डिग्री कम, मतलब -1 से 2 डिग्री कम हजारीबाग का एकदम तापमान रहता है। अगर पूरा झारखंड का तापमान आपका 24 डिग्री है, तो हजारीबाग का तापमान आपको 21 डिग्री मिलेगा। और ये जो स्थल है, वो अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो मतलब वही समय से पसंद किया जाता था। उन्होंने ढालदार छतों वाले बड़े-बड़े बंगलानुमे घर बनवाए। अभी भी आप जो डीसीएसपी रहते हैं ना यहाँ पे, जो भी झील के आस-पास का क्षेत्र है, वहाँ पे आप जाओगे तो आप देखेंगे ना कि वहाँ पे जो खपरेल टाइप से बनाया हुआ है, मतलब ढलावदार छत बनाया गया है, वो अंग्रेज़ों के टाइम का ही है। ये अंग्रेज़ महान शिकारी थे, उन्हें शिकार के किस्से आज भी हजारीबाग में प्रसिद्ध हैं। अब देखिए हजारीबाग क्या था, पूरा जंगली एरिया था, तो यहाँ पे चीता, बाघ, शेर, हिरन रहना तो स्वाभाविक था। यहाँ पे अंग्रेज़ लोग जो है ना सो शिकार करते थे, ठीक है? और इसका बहुत सारा किस्सा है जो अभी भी चलता है यहाँ पर हजारीबाग में। हजारीबाग सेंट्रल जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय देना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हजारीबाग सेंट्रल जेल जो है वहाँ पे कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा गया था। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोकप्रिय नेता जो बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद थे। आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ये लोग बहुत ही बड़े नेता हैं। इन लोगों के बारे में आप जब पढ़िएगा, मान के चलिए, देखिए अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सो फर्स्ट प्रेसिडेंट है आपके इंडिया के, और वो हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद रहे हैं। मतलब उनका हजारीबाग से बहुत ही पुराना नाता रिश्ता है। चलिए हजारीबाग जिला की स्थापना के बारे में हम लोग अब जान लेते हैं कि हजारीबाग जिले की स्थापना हुई थी 1933 में। कब हुई थी? तो अंग्रेजों के ही टाइम में। अंग्रेजों के ही टाइम में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी? आप लोग सोच सकते हैं 1831 से 32 के बीच में, जब कोल विद्रोह हुआ था झारखंड में, तब हजारीबाग का जिला का दर्जा दे दिया गया था।
वर्तमान में गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और रामगढ़, ये 4 जगहों को मिलाकर, इस 4 स्थानों को मिलाकर बनाया गया था हजारीबाग जिला। इसका पूरा क्षेत्रफल हजारीबाग जिले में शामिल था। 1 अक्टूबर 1886 में सरकारी अधिसूचना द्वारा नगर पालिका की स्थापना की गई। तो आपको अगर पूछेगा कि हजारीबाग को नगर पालिका का दर्जा कब दिया गया, तो दिया गया 1886 ईस्वी में, ठीक है। हजारीबाग की जनसंख्या लगभग 10,000 थी उस टाइम पे, 1886 में। नगर पालिका का प्रथम चेयरमैन इजी लिलिंगटन था। कौन था? तो इजी लिलंगटन था। उसके बाद अब वाइस चेयरमैन राय बहादुर मुखर्जी बने थे। फरवरी 1919 ईस्वी तक नगर पालिका चेयरमैन पद पर अंग्रेज सैनिक अफसर ही बैठते थे। अब देखिए 1919 तक क्या हुआ था, तो वहां पे नगर पालिका के चेयरमैन पर जो अंग्रेज अफसर थे वही बैठते थे। पहले भारतीय चेयरमैन कालीपद सरकार, आप देख सकते हैं जो पहले भारतीय चेयरमैन थे वो कालीपद सरकार थे, 27 फरवरी 1919 को बने थे। 1900 ईस्वी में ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 1936 में खनिज क्षेत्र में सड़क व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए जो भी चीजें हो सकती थी वो यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम 6 दिसंबर को 1972 में गिरिडीह को अलग जिला बनाया गया। अब आपको अगर पूछेगा कोई कि गिरिडीह अलग जिला कब बना, तो वो आपका बना 6 दिसंबर 1972 को। और किससे अलग हुआ, तो वो आपका अलग हुआ हजारीबाग से अलग होकर गिरिडीह नया जिला बना। 1991 के जनगणना के बाद हजारीबाग जिले को 3 अलग-अलग जिलों में बांट दिया गया। पहला जिला हजारीबाग खुद रह गया सदर, उसके बाद दूसरा जिला बना चतरा और तीसरा जिला बना कोडरमा। कब बना, तो 1991 में, ठीक है, में विभाजित कर दिया गया। चतरा और कोडरमा नामक 2 उपमंडलों को उन्नत करके स्वतंत्र जिलों का दर्जा प्राप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर हुआ कि 1991 में चतरा जिला बना, 10 अप्रैल 1994 को कोडरमा बना, उसके बाद 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ बना। कौन बना? 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ बना। उसके बाद हजारीबाग के बरही प्रखंड की स्थापना हुई। 1954 में बरकट्ठा बना, चौपारण बना, बड़का गांव बना। तो सब ये बना। आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको पीडीएफ को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सो आपका, चलिए हम लोग अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या था हजारीबाग में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हजारीबाग है। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 3555 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी है ना तो पूछ देता है, आपको पूछ देगा कि गुमला का क्षेत्रफल कितना है, तो दुमका का कितना है, हजारीबाग का कितना है, तो चतरा का कितना है। जनसंख्या यहाँ पे कितना है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार 17,34,495, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है, तो 20.65, मतलब 10 साल में यहाँ पे कितना परसेंट लोग बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जनघनत्व तो कितना है, तो 488, 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो 488 लोग रहते हैं। लिंगानुपात कितना है, तो 947। इसमें इट मीन्स हुआ कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, तो 947 लड़कियां। उसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 933, मतलब 1000 जो लड़का पैदा होता है ना उस पे 933 लड़कियां पैदा होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। और अगर आपको पूछे कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कम कहाँ है, तो वो है आपका हरियाणा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है आपका साक्षरता दर, मतलब कि यहाँ पढ़ाई लिखाई का क्या स्थिति है। तो साक्षरता दर यहाँ पे आपका है 69.75, जो कि कुछ हद तक ठीक ठाक है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है, ठीक है। अनुमंडल यहाँ पे कितने हैं, तो 2, आपका हजारीबाग अनुमंडल और बरही अनुमंडल। अगर आपको पूछे कि चतरा में कितने अनुमंडल है, तो वहां भी है, सो आपका 2 है, सिमरिया और ये चतरा है। यहाँ पे कौन है, हजारीबाग और बरही। प्रखंड यहाँ पे कितने हैं, तो 16 है। हजारीबाग खुद है, बरही, बड़कागांव, बरकट्ठा, केरेडारी, चौपारण, पदमा, इचाक, बिशुनगढ़, चुरचू, टाटी झरिया, दारू, कटकम डाक, कटकम सांडी, चलकुसा और डाड़ी। अब इसमें अगर आपको मैं पूछूं कि सबसे बड़ा प्रखंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रखंड है आपका चौपारण। कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रखंड है आपका चौपारण। यहाँ पे है सो आपका कुल मिला के 267 गांव है। कितना है, 267 गांव है, 26 पंचायत होती है। इस अनुसार से हजारीबाग का सबसे बड़ा प्रखंड कौन हुआ, तो आपका चौपारण हुआ, ठीक है। उसके बाद चलिए विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। हजारीबाग सदर, बरही, बड़कागांव और बरकट्ठा। यहाँ से सभी के सभी लोग अभी बीजेपी से जीते हुए हैं, ठीक है।
प्रमुख नदियाँ यहाँ पे कौन-कौन है? तो दामोदर है, ब्राकर है और भैरवी है। प्रमुख खनिज क्या-क्या मिलता है? तो कोयला मिलता है, कोयला के तो बारे में कहना ही नहीं है, चूना पत्थर है, अभ्रक है, लोहा है और जस्ता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। उसके बाद प्रमुख मिट्टी कौन है? तो लाल मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, आपका लाल मिट्टी और रेतीली मिट्टी यहाँ पे है। उद्योग कौन-कौन से प्रमुख उद्योग? तो डेमोटार में एक छोटा-सा सीमेंट फैक्ट्री अभी हाल-फिलहाल में खुला है, ठीक है? उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रमुख स्टेडियम कौन-सा है? तो प्रमुख स्टेडियम है आपका जो कर्जन ग्राउंड है, वो है उसका निर्माण हुआ था 1988 ईस्वी में। इसको अब धीरे-धीरे इसको मतलब राजकीय स्टेडियम भी बनाने का प्रस्ताव हो रहा है। वहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट वगैरह सब कुछ लग रहा है मतलब वहाँ पे अब क्रिकेट खेला जाएगा। प्रमुख फसल हजारीबाग में क्या-क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है मक्का, उसके बाद गेहूँ, फिर गन्ना, फिर मड़ुआ, फिर ज्वार, बाजरा और धान होता है, ठीक है? उसके बाद अगर आपको पूछे कि हजारीबाग का पर्यटक स्थल कौन-कौन सा है? तो हजारीबाग अभयारण्य मतलब जो हजारीबाग का जो यहाँ मतलब नेशनल पार्क है वो, उसके बाद सल्फरनी झील, सूर्यकुंड जो है बरकट्ठा में वो, उसके बाद जो हजारीबाग झील है वो, उसके बाद कोनार डैम, उसके बाद है से आपका इस्को का पेंटिंग कहाँ है? तो बड़कागाँव में है। उसके बाद बरसो पानी भी कहाँ है? तो बड़कागाँव में है। पदमा का किला है, बादम का किला है, सीतागढ़ पहाड़ है, दारू झुमरा वाला रास्ता में, उसके बाद महुदी पहाड़ी है, कहाँ पे है? तो बड़कागाँव में है, ठीक है? उसके बाद कैनेरी हिल है, ये सब सारी चीज़ें घूमने वाला इतना अच्छा है कि यहाँ का आप वीडियो देखिएगा तो मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। उसके बाद चलिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन-कौन सा है मतलब यहाँ पढ़ने-लिखने वाला? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, भारतीय कृषि अनुसंधान है जो कि बरही में है, उसके बाद चावल अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? तो डेमू-टार में बनाया गया है आपका चावल अनुसंधान केंद्र। उसके बाद पुलिस प्रशिक्षक केंद्र है, कहाँ पे है? तो ये पदमा में है अभी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मतलब जितना भी पुलिस का ट्रेनिंग जो होता है, सो अभी कहाँ हो रहा है? तो ये पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में होता है। चाहे आप डीएसपी भी बनिएगा ना, डीएसपी भी तो वो भी कहाँ पे होगा? तो वही पदमा वाला किला में होगा। उसके बाद आपका सुरक्षा बल केंद्र है, कहाँ है वो? वो है आपका मेरू में है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। देखिए जो 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन आया था ना, इसी के तहत कौन-सा कॉलेज बना था? तो वो आपका बना था कोलंबस कॉलेज। ये डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन और ये कैसा था? तो ईसाई मिशन था। इसी के अनुसार कोलंबस कॉलेज की शुरुआत हुई। यह संपूर्ण झारखंड प्रदेश में मात्र एक ही महाविद्यालय था मतलब फर्स्ट था ये। कोलंबस कॉलेज एकदम फर्स्ट था, इसके अलावा कोई नहीं था। तब यह कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंधित था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो इसके अंतर्गत चला गया। इस मिशन में सर्वप्रथम गणपत नामक अब देखिए यहाँ पे गणपत नामक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाया गया और इसका नाम क्या रखा गया? तो गाब्रियल रखा गया। क्या रखा गया? तो गाब्रियल रखा गया, ठीक है? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वीवीयू की स्थापना 17 दिसंबर 1952 ईस्वी में हुई थी। किन्होंने ये किया था? तो विनोबा भावे ने किया था, ठीक है? उन्होंने ही जमीन को पूरा एक्वायर किया था मतलब दान में लिया था और उसके बाद विनोबा भावे ने यहाँ पे बनाया था, ठीक है? चलिए हजारीबाग में जो आप विकास अभी देख रहे हैं, जो हजारीबाग की अभी स्थिति है, तो हजारीबाग में विकास में मेजर एचएम बॉर्डम ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भूमिका निभाई है। हजारीबाग शहर का परिकल्पना जो अभी आप दिख रहा है वो उन्हीं के कार्यकाल का देन है। माने 1863 से 1873 के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम हुआ। चाहे वो आप समझिए कि झील बना, झील के आस-पास में जितने घर हैं, जेल बना, ये सब सारे के सारे कब बने हैं? तो 1863 से 1873 के बीच में। हजारीबाग भौगोलिक और भूगर्भिक दृष्टि से बहुत ही आकर्षक एवं महत्वपूर्ण है। गर्मी में यहाँ का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, जाड़े में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं हजारीबाग का मौसम जो है ना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो औसतन वर्षा है वो 135 सेंटीमीटर होता है। मतलब वर्षा भी यहाँ पे अच्छा खासा होता है हजारीबाग में। हजारीबाग का मौसम बहुत ही अच्छा है। चलिए अन्य तथ्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हजारीबाग का पहला सांसद कौन था उसके बारे में चलिए हम लोग जल्दी से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चतरा के बारे में भी हम लोग देखे थे, अब हजारीबाग के बारे में देखते हैं। तो हजारीबाग में संसदीय क्षेत्र में पहले उम्मीदवार की बात की जाए तो 1952 जब देश आजाद हो गया तो संसदीय चुनाव में बाबू राम नारायण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के ज्ञानी राम को हराकर पहले हजारीबाग के सांसद के लिए चुने गए। कौन थे? तो बाबू राम नारायण सिंह यहाँ के पहले सांसद थे। गांधी के अनुयायी बाबूराम नारायण सिंह ने निर्दलीय
मतलब एकदम स्वतंत्र, कोई पार्टी से नहीं टिकट लिया और यहाँ पे वो जीत गए, चुनाव लड़ा और जीत गए। बाबू रामनारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1884 को चतरा जिले के तेतरिया गाँव में हुआ था। अब देखिए, तेतरिया गाँव एक आपका पत्थलगड्ढा में भी है। कहाँ पे है? तो पत्थलगड्ढा में भी है। लेकिन ये नहीं है, ये तेतरिया गाँव एक शायद कुंदा प्रतापपुर तरफ भी है, तो उधर का है ये तेतरिया गाँव, ठीक है? बाबू रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर का शेर कहा जाता है और इनकी एक पुस्तक है स्वराज लुट गया। ये किसने लिखा है? तो बाबू रामनारायण सिंह ने लिखा है। इस ये जो आपको सेशन चला ना, इस सेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए तो एकदम डेफ़िनेटली मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन तो ये एकदम कन्फर्म है कि छोटा नागपुर का शेर किसे कहा जाता है और स्वराज लुट गया के लेखक आखिर कौन है? चलिए, वर्तमान सांसद आप सभी को पता है कि वर्तमान सांसद यहाँ के कौन है? तो मनीष जायसवाल हैं, ठीक है? सदर और पहले विधायक कौन थे? तो बसंत नारायण सिंह 1952 में पहले विधायक थे, जो रामगढ़ राजघराने के थे। बसंत नारायण सिंह, उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्राप्त है। वर्तमान में सदर विधायक कौन है? तो वो है आपके श्री प्रदीप प्रसाद। अगर आपको पूछे कि हजारीबाग की प्रमुख चोटी कौन है? तो वो है आपकी चंदवारा और जिंजीला। ये प्रमुख चोटियाँ हैं हजारीबाग में, मतलब सबसे ऊँचा पहाड़ है। तो जो भी हो सकता था मुझसे वो मैंने किया और आपको थैंक यू जो आप यहाँ तक देखे और इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है? इसको शेयर करने का थोड़ा-सा आप लोग कोशिश ज़रूर करना। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े रहे।